नमस्कार साथियों। आज मैं आपको कुछ ऐसी जानकारी देने जा रहा हूं जो शायद अगर आप खेती करते हैं तो ये जानकारी आपके लिए काफी उपयोगी होगी, क्योंकि आजकल हम खेती तो करते हैं, हर चीज वो करते हैं जो कि शायद हमको जो करनी चाहिए, परंतु उसको शायद एक ज्यादा की तरफ ले जाते हैं, एक्सेस की तरफ ले जाते हैं, जिससे जो हमारी उपजाऊ शक्ति है, जो हमारी भूमि की उपजाऊ शक्ति है, वो जो धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो एक आजकल बड़ा एक वर्ड ये आपको सुनने में मिलेगा, वो है सस्टेनेबिलिटी। हर आदमी आजकल सस्टेनेबिलिटी की बात करता है, चाहे वो FAO, चाहे UN हो, यूनाइटेड नेशंस हो, हर आदमी सस्टेनेबिलिटी की बात करता है। तो हम थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी लेंगे कि सस्टेनेबिलिटी है क्या। तो सबसे पहले हम लोगों ने सीमैप में हम लोग कई फसलों को बढ़ावा देते हैं, जिसमें कि औषधि और सघन पौधे होते हैं, परंतु उनको बढ़ावा देने के साथ साथ ये भी कोशिश करते हैं कि ये जो चीज को हम बढ़ा रहे हैं वो आगे ऐसी ही बढ़ती रहे, कहीं आके वो रुक ना जाए कहीं आके। तो उसका मतलब है सस्टेनेबल। अगर हम इसका मतलब देखते हैं, तो इसको हमको डेमोस्ट्रेट करने के लिए हमने एक क्लस्टर डेवलप किया है मिंट का। जो लोग यूपी से होंगे वो सब जानते होंगे कि मिंट की खेती यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पे होती है, तकरीबन 2.5 से 3 लाख हेक्टेयर में मिंट की खेती होती है। तो इसको हमने ये चीज डेमोस्ट्रेट करने के लिए कि हमारी सस्टेनेबिलिटी बढ़ ही रहे, हम लोगों ने क्लस्टर डेवलप किया। आज सुबह जो उनके जो मेन किसान हैं उनको आज सम्मानित भी किया गया हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से। तो ये एक बाराबंकी में क्लस्टर डेवलप किया, जिसमें कि हम लोग ये चीज बता पाए कि सस्टेनेबिलिटी क्या है। सस्टेनेबिलिटी का जो अगर आप इसका अर्थ देखेंगे, उसका अर्थ ये है कि आपकी खेतों की पैदावार बनी रहे, जितनी अभी है उतनी बनी रहे। वो धीरे धीरे आमतौर पे समस्या क्या होती है कि हर आदमी आता है और हर किसान कहता है कि जो पैदावार हमको कुछ समय पहले मिलती थी वो अब नहीं मिलती है। तो इसकी पैदावार बनी रहे, इसके लिए हम कुछ हमने इंटरवेंशन किए, कुछ हमने उपयोग किए, कुछ हमने प्रयोग किए, जिनको हमने खेतों में दिखाया कि ये वाली जितनी भी जो है तकनीक है, ये अगर आप अपनाएंगे तो इसके अपनाने से आप ही नहीं, आपके आने वाली जनरेशंस, आपके आने वाली पीढ़ियां भी उसका फायदा उठाती रहेंगी। अब हमको सस्टेनेबिलिटी क्यों, सबसे पहले बात है कि आजकल बोलते तो सब कुछ है सस्टेनेबिलिटी, पर क्यों होनी चाहिए इसकी। तो सबसे बड़ी ये चीज है कि नई जैसे मैंने बताया टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, सब कुछ हो गया है, परंतु पैदावार एक स्टेटस पे आ गई है, एक स्टेज पे आ गई है, जिससे आगे वो बढ़ती नहीं है। उसका जो मेन रीजन वो ये है कि हम लोग जो हमारी सॉइल है, जो हमारी मिट्टी है, उसकी उपजाऊ शक्ति धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, डिप्लीट होती जा रही है। ग्राउंड वाटर जिससे हम खेतों की सिंचाई करते हैं वो कम होता जा रहा है या वो प्रदूषित होता जा रहा है। तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसकी मैं आगे आपको आने वाले टाइम पे बताता रहूंगा कि क्या है ये। इसके 3, अगर हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं तो 3 इसके कंपोनेंट होते हैं। एक तो होता है इकोनॉमिक्स, आर्थिकी, दूसरा एनवायरमेंट, वातावरण, और जो है तीसरा सोशल, कि आपकी सोसाइटी में आपका क्या इसका फायदा होता है, आपको इससे क्या फायदा होगा। तो ये 3 चीजें हैं जिसको हम देखकर आगे काम करने की कोशिश करते हैं। तो ये कुछ कंपोनेंट हैं जो कि सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत उपयोगी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारा जो पूरा का पूरा जो हमारा फोकस था वो इन्हीं चीजों पे था कि सॉइल अच्छी रहे, पानी को हम कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि ये जो है बहुत देर तक रहने वाला नहीं है। हमारी हवा जिससे हम सांस लेते हैं वो ज्यादा प्रदूषित ना हो, एनर्जी को हम बचाएं और ऐसी एनर्जी का सोर्स यूज करें जिससे कि हमारा पेट्रोलियम या जिसपे हम आजकल मतलब सारे के सारे डिपेंडेंट हैं, उससे हमको छुटकारा मिले। तो इसके अलावा हम लोग डाइवर्सिफिकेशन की मतलब एक फसल को ना लगाएं, कई फसलों को लगाया जाए। तो एक ही हमने क्लस्टर डेवलप किया था मई में
पिछले पिछले जो है साल 2023 में आगे आगे हाँ, तो इसमें कुछ चीजों को हमने इंक्लूड किया, वो मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। ये आप देखिए, हम मिंट हमेशा लगाते हैं और इसमें पानी की आवश्यकता बहुत होती है। आप सब लोग जानते होंगे जो इसकी खेती करते होंगे। तो बहुत सारे पॉलिसी मेकर्स की यही शिकायत रहती है कि इतना पानी हम लोग मेंथा के लिए लगा रहे हैं, तो इससे पानी की बहुत ज्यादा जो है खपत हो रही है और पानी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो मेंथा की फसल का सबसे बड़ा एक जो नुकसान बताया जाता है वो यही बताया जाता है कि ये पानी बहुत लेता है। हम लोगों ने एक ऐसी वैरायटी को डेवलप किया जो पानी कम लेती है और एक ऐसी कृषि तकनीक जिससे कि पानी की खपत में कम से कम 20 से 25% कम हो जाता है। तो जहां आपको सिंचाई करनी है, वहां आप 7 या 8 सिंचाइयों में काम कर लेंगे। ये वो टेक्निक है, ये वो विधि है जिसको हम अर्ली मिंट टेक्नोलॉजी कहते हैं। जो लोग मेंथा की खेती करते होंगे वो इसके बारे में जानते हैं। इससे पानी की बचत होती है और 20% ज्यादा हमको पैदावार मिलती है। इसके बाद होता यह है कि जब हम लोग कोई भी चीज का इस्तेमाल करते हैं, इनपुट्स जितने भी, चाहे वो केमिकल्स हो या दूसरे हो, जैसे कि पानी है, तो हमको पता नहीं लगता है कि हमको कितना चाहिए एक्चुअल में। तो हमने कुछ ऐसी टेक्निक को बनाया है जिससे कि ड्रोन से हम लोग पता लगा सकते हैं कि कितना पानी चाहिए, कब चाहिए, और अगर आपको कीटनाशक या पेस्टिसाइड का छिड़काव करना है तो वो 1/8 हिस्सा, मतलब 10 या 12% आप पेस्टिसाइड से उतना ही डिजीज कंट्रोल कर सकते हैं, उतना ही कीड़ों का कंट्रोल कर सकते हैं जितना कि आप वैसे करते हैं। आगे जरा बताइए। उसके बाद जो लोग मेंथा लगाते हैं, पैदावार तो बढ़ जाती है। उसके बाद समस्या आती है डिस्टिलेशन की, जिसको आप आसवन कहते हैं। इकाइयां बहुत हैं, आपके अगर बाराबंकी में देखेंगे बहुत सारी इकाइयां हैं, पर वो इतना धुआं देती हैं, इतना उसमें जो है लकड़ी लगती है या बायोमास लगता है कि हमारे वायु पे या हमारे वातावरण पे उसका एक बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। उसको देखते हुए सीमैप ने एक यूनिट बनाई है जो कि सोलर बेस पे चलती है, जो कि सोलर एनर्जी से चलती है। जैसे आप घरों में लगाते हैं सोलर सेल्स, वैसे इसमें लगाए हुए हैं, जिससे कि आप बड़ी आसानी से बिना लकड़ी के, बिना ईंधन के आप लोग तेल को निकाल सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपका मैन पावर बचता है, आपका जो है ईंधन बचता है और वातावरण प्रदूषित नहीं होता। ये एक और तरह की यूनिट है जो कि हमने अपने क्लस्टर में लगाई है, जिसमें कि 50% ईंधन कम लगता है। अगला देखिए, ये हम लोग हमेशा यही कहते हैं कि जब आप मेंथा लगाते हो तो तेल तो आपका एक मेन इकोनॉमिक कंपोनेंट है, परंतु हमको तेल पे निर्भर नहीं रहना है, क्योंकि तेल के आगे भी सोचना है। तो हम लोगों ने क्या किया कि जितना उससे वेस्ट निकलता है उसको हमने कंपोस्ट में कन्वर्ट किया। कंपोस्ट के अलावा वही वेस्ट को हमने मशरूम लगाने के लिए इस्तेमाल किया, जिससे कि मशरूम की पैदावार भी बढ़ी और उसमें पेस्टिसाइड्स की मात्रा भी कम हुई। इसके आगे भी गए हम लोग और हम लोगों ने वहां पर डाइवर्सिटी बढ़ाने के लिए, आप सब लोग जानते हैं कि धीरे धीरे हमारी जितनी मधुमक्खियां हैं उनकी पॉपुलेशन कम होती जा रही है। तो ये हमने एक प्रयास किया कि मेंथा के साथ साथ हम लोगों ने मधुमक्खियों के डब्बे भी लगाए, ताकि इससे फायदा ये होगा कि मधुमक्खियों की पॉपुलेशन भी बढ़ेगी और उसके साथ साथ जो एक शहद पैदा होगा उससे जो किसानों को नया रोजगार भी मिलेगा, नए नए आयाम भी खुलेंगे उनकी आमदनी के लिए। हम लोग यहीं पे नहीं रुके, हम लोगों ने उस मधुमक्खी के शहद निकालने के बाद जो मोम बचता है, उस मोम से हम लोगों ने जो मोमबत्ती बनाने की एक टेक्निक बनाई, जिसको कि हमने जितने उस क्लस्टर की ग्रामीण महिलाएं थी उन सबको ट्रेन किया। और इसके साथ साथ इसके भी आगे हम लोग गए और हम लोगों ने जितने वहां पे एसेंशियल ऑयल प्रोड्यूस होते थे, सुगंधित तेल प्रोड्यूस होते थे, इन मोमबत्तियों को हम लोगों ने सुगंधित भी किया। तो ये बीज वैक्स कैंडल है जिनकी अंतरराष्ट्रीय मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है,
क्योंकि ये ज्यादा देर तक चलती हैं, धुआं कम करती हैं, प्रदूषण कम करती हैं। इसके बाद में जितना वेस्ट था उसको जैसे मैंने बताया कंपोस्ट के लिए यूज किया हम लोगों ने, उस पे मशरूम लगाए। तो आप देखिए आमदनी जो आपकी मेंथा से आमदनी होनी थी वो तो आपकी हुई, उसमें तो 20% इजाफा हुआ ही हुआ। उसके अलावा उस वेस्ट से आपको मशरूम लगाए आपने, उससे ज्यादा इनकम हुई। आपने हनी बी के बॉक्स बनाए, शहद, और उसके बाद कैंडल्स बना के आपकी आमदनी में वृद्धि हुई। और हम लोगों ने जितना वेस्ट बचता था, आप लोग जानते हैं कितना वेस्ट प्रोड्यूस होता है, उससे हम लोगों ने कंपोस्ट किया और एक अच्छी क्वालिटी की वर्मी कंपोस्ट बनाई। ये आप देखिए। इसके अलावा हम लोग एक चीज और आगे गए, जितना ये वेस्ट बचता है उससे हम लोगों ने कटलरी बनाई। आप लोगों ने देखा होगा कि पहले हम दोने यूज करते थे, आज हम इस वेस्ट से इस तरह की कटलरी जो कि हाई एंड जगह पर यूज हो सकती है वो भी बनाई। इसके आगे ये आपने जो मैंने आपको पहले बताया मधुमक्खी का, आगे चलिए जरा। हाँ, ये अब आपको हम लोगों ने इसको मेंथा पे अपनाया। जैसे कि मैंने बताया कि हमने जो क्रॉपिंग सिस्टम लिया उसमें उस क्लस्टर में मेंथा के बाद धान और धान के बाद आलू, इन तीनों में अच्छी खासी उपजाऊ जो उपज थी अच्छी खासी बढ़ी। और मैं आपको दिखाऊंगा क्या क्या उसमें रहा। ये आप देखिए, ये आपकी फसल थी मेंथा की और ये उसमें आलू लगा हुआ है। अगली स्लाइड। और आप देखेंगे कि आलू की जो पैदावार थी वो 25 से 30% बढ़ी। और ये नहीं कि 25 से 30% बढ़ी, उसका फायदा ये हुआ कि उसमें जो बीमारियां आती हैं, आप उसमें देखा होगा चेचक टाइप के उसमें धब्बे पड़ जाते हैं, वो उसमें बीमारी कम थी। तो हर किसान को हर क्विंटल पे 200 से 300 रुपए अधिक मिला उसको, क्योंकि जो इस सस्टेनेबल क्लस्टर से जो भी आलू निकला था उसकी कीमत में भी वृद्धि हुई, उसकी क्वालिटी में भी वृद्धि हुई और इससे उनको ज्यादा लाभ भी मिला। अगली, यह आप देखिए धान में कीड़े भी कम लगे, बीमारियां भी कम लगी और आपको जो आपने कीटनाशक दवाएं डालनी थी उसका भी उपयोग कम हुआ और इसकी वजह से पैदावार भी बढ़ी और आमदनी भी बढ़ी। अगली स्लाइड। ये आप देखें, अगर हम इसको एक कंपेयर करें तो उसका फायदा ये हुआ कि अगर हम मेंथा की बात करें तो 21% का इजाफा हुआ। राइस में हालांकि 1 लाख रुपए की इनकम ज्यादा हुई, 15% बढ़ी, परंतु उसमें पैसा भी ज्यादा मिला, इसलिए इसकी जो इकोनॉमिक्स थी वो बड़ी अच्छी खासी आई। हनी से 80 किलो वहां से हनी निकला, मशरूम निकले, वर्मी कंपोस्ट बना। इस सब को मिला के एक अच्छा खासा 1 लाख से ऊपर का अधिक जो उनको मिल रहा था उसके अलावा 1 लाख रुपए से अधिक इनको मिला। आपकी भूमि की उपजाऊ शक्ति बढ़ी, सब कुछ ठीक हुआ, पानी की खपत कम हुई, प्रदूषण कम हुआ, उसके अलावा 1 लाख से ऊपर आपको ज्यादा फायदा भी हुआ। अगली स्लाइड। अब जो अगर हम देखेंगे कि इंडस्ट्री भी के कुछ लोग होंगे वो कहेंगे कि इसमें इंडस्ट्री का फायदा हुआ। इंडस्ट्री का फायदा वो हुआ कि सिर्फ 100 हेक्टेयर एरिया में जहां हमने ये किया था वहां से आपको 3.5 टन ज्यादा तेल प्रोड्यूस हुआ, अच्छी क्वालिटी का ऑयल प्रोड्यूस हुआ और इसके अलावा आपको नेक्स्ट सीजन के लिए एक अच्छी वैरायटी का प्लांटिंग मटेरियल प्रोड्यूस हुआ। अब आप आगे आते हैं तो अगर आप देखेंगे कि जो हम लोगों ने वहां डिस्टिलेशन यूनिट लगाई है उससे जो कार्बन, जो कि आजकल मेन समस्या है हमारे जो वातावरण की, उसका 40% कम जो उसका पैदावार हुई, जिससे कि जो हम आजकल ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं उसमें इसका कम लगा। और 160 टन फ्यूल, ये हम छोटे से एरिया की बात कर रहे हैं, बड़े एरिया की नहीं। अगर आप बड़े एरिया पे जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई बाय सेवरल टाइम्स हो जाएगा। तो इसकी कमी हुई, ईंधन कम लगा, वातावरण कम प्रदूषण हुआ, आपकी हनी बीज की पॉपुलेशन बढ़ गई। तो ये सब चीजें जो हुई आपके खेत में ही अधिक कंपोस्ट प्रोड्यूस हुई, जिससे कि आपको केमिकल फर्टिलाइजर डालने की जरूरत कम पड़ी। ये आप देखिए कि जो आपकी भूमि की शक्ति थी, हम जो उपजाऊ शक्ति थी या सॉइल फर्टिलिटी थी, उसमें आप देखिए कितना फायदा हुआ। सिर्फ 0.4% ऑर्गेनिक कार्बन था, 1.5 साल के बाद वो 0.5% हो गया। तो एक अच्छा खासा आपकी सॉइल फर्टिलिटी में बढ़त हुई, अच्छी उसमें वृद्धि हुई। नेक्स्ट। तो अब हमको अगर सस्टेनेबिलिटी की तरफ देखना है तो सबसे बड़ा हमको ये चीज देखनी है कि
कि अगर कोई भी चीज है, चाहे वो अगर आलू ही है या फिर मेंथा है, कोई भी ऐसी चीज है, उसकी हमको देखना है कि पैदावार बनी रहे, क्योंकि इस पे बहुत सारे उद्योग आधारित होते हैं। जैसे कि मिंट पे है 1,000 से ज्यादा उद्योग यूपी में ही, जो कि मेंथा के तेल पे आधारित है। अगर लोगों ने मेंथा लगाना बंद कर दिया तो एक बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी उन 1,000 यूनिट की जिन्होंने उस पे इन्वेस्ट किया। और अगर हर यूनिट में 100 आदमी भी काम करते हैं तो 1 लाख जो आपकी जो मतलब मैन पावर है, एम्प्लॉयमेंट है, उस पर फर्क पड़ेगा। तो ये चीजें हमारी बहुत जरूरी हैं कि हमको सस्टेन करना है, तो इन तकनीकों का इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि हम इसकी पैदावार बना के रखें। अगली स्लाइड। ये कुछ सस्टेनेबल गोल्स होते हैं जो कि यूनाइटेड नेशन ने दिए हैं, वो हम लोगों ने किए। ये आपके ज्यादा वो नहीं है, इस पे आप देख लीजिएगा कि ये सारे सस्टेनेबल गोल्स को हमने कवर किया। स्लाइड। अब इससे 4 फायदे हुए जो मेन थे। अच्छी पैदावार हुई, अच्छा न्यूट्रिशन मिला, क्योंकि आपको अपने ही खेत में आपको मशरूम भी मिल रहे हैं, आपको हनी भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। एनवायरनमेंट अच्छा हुआ, प्रदूषित नहीं हुआ, क्योंकि आपने कम से कम धुआं जो है जनरेट किया। और आपका जो लाइफ थी, क्योंकि ये सब चीजें आपकी लाइफ पे असर करती हैं, आपको बेटर लाइफ मिली। हमको एक इंडस्ट्री ने इस पे सपोर्ट किया था, जिन्होंने इस इंडस्ट्री को लगाया, और इंडस्ट्री ने सारा हमको तकरीबन 50 से 60 लाख रुपया इस क्लस्टर बनाने में उन्होंने हमारी मदद की। और उसी इंडस्ट्री की वजह से शायद एक ही क्लस्टर बन पाया। और यही हम चाह रहे हैं कि ऐसी बहुत सारे लोग आगे आए, ऐसी बहुत सी इंडस्ट्रीज आगे आए जो कि शायद इसको और भी आगे कर सकें। और हम लोग अब आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं मेंथा के आगे, कि मेंथा तो ठीक है, मेंथा तो यहाँ की फसल है, हमको पूरे भारत में हम और किन फसलों पे फोकस कर सकते हैं, जिसमें कि ऐसे भी एरिया है जहां बिल्कुल पानी नहीं होता, या ऐसे एरिया है जहां पे साइक्लोन्स आते हैं, सुनामीज आती हैं, फ्लड रहता है, उन सब एरिया को कवर करेंगे ताकि सस्टेनेबिलिटी इन क्रॉप्स की बनी रहे। हम आप सभी को आमंत्रित करते हैं कि आप हमारा ये क्लस्टर जो कि बाराबंकी में स्थित है, जिसका मैंने बताया, जिसका कि जो वहाँ के नोडल फार्मर थे, उनको आज माननीय मुख्यमंत्री ने उनको जो है प्रिस्क्रिप्ट भी किया। आप वहाँ पे जाएं और इन चीजों को देख के आएं, और आगे कोई भी किसी भी तरह की मदद की जरूरत हो तो आप हमेशा सीमैप से कांटेक्ट में आ सकते हैं। तो ये एक मॉडल क्लस्टर के बारे में था। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसके बारे में कोई भी आपको अगर ऑर्गेनाइजर अलाउ करें तो अगर कोई ऐसा प्रश्न हो तो उसके बारे में उत्तर दे सकते हैं। परंतु जाने से पहले मैं अमर उजाला ग्रुप को जो है धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने आज ये मेरे को मौका दिया कि मैं अपने संस्थान सीमैप के बारे में, जो हमारे सीमैप की गतिविधियां हैं जिसमें आजकल हम प्रेजेंट डे में फोकस कर रहे हैं, उसके बारे में जानकारी आपसे साझा कर सकूं। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।